हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हम स्टार्ट तो बहुत बेसिक से करेंगे और बहुत इजी करेंगे, लेकिन ये बहुत टिपिकल हो जाता है अगर आप अदर बुक से ये क्वेश्चंस करते हैं। तो आप बहुत ध्यान से केयरफुली एक एक क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन जरूर देख लिया होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। इस क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं लिखा हुआ। एक लड़की है, ये वो लड़की है जिसका नाम अखिला है, और ये एक गेम खेलने के लिए मेले में गई है। उस गेम का नाम होपला है। और होपला जो होता है वो एक ऐसा खेल होता है जिसमें एक रिंग होती है हाथ में, और ये किसी सामान के ऊपर डाला जाता है, वो सामान इसका ही हो जाता है, बच्चे का। ठीक है ना, इस टाइप का एक खेल है। इससे रिलेटेड इन्होंने बताया है एक सिचुएशन। वो सिचुएशन जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो जरूर पढ़िएंगे। और उसके बाद आप इक्वेशंस बनाएंगे, फिर अपनी इक्वेशंस को मैच करेंगे इससे। ये वो जो सिचुएशन ऊपर दी है उससे दो इक्वेशंस इन्होंने बना दी है, और आप मैच करेंगे क्या आपकी इक्वेशन सही बनी है या नहीं। अब ये इक्वेशन बनेगी कैसे, उसको पहले मैं आपको अनसॉल्व जो हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1 मैं उसमें कराता हूं। उससे रिलेटेड आपको कुछ बातें यहां दे रखी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैंने इंट्रोडक्शन में ये सब बातें कवर कराई हुई हैं। ये सारी चीजें जो इसने समझाई है मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी। आप इंट्रोडक्शन देख चुके हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं होगी, लेकिन नहीं देखा है तो जरूर पढ़ेंगे इसे आप। यहां पर आपको सिचुएशन दे रखी है, टू लाइंस विल बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहते हैं, वो इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं। कहता है टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी उसे पैरेलल बोलते हैं। ये रहा पैरेलल। और या फिर दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होती है तो कोइंसिडेंट सिचुएशन को कोइंसिडेंट ही बोला जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम ग्राफिकली, इस सिचुएशन को ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। जैसे कि इंटरसेक्ट मतलब देखो ये एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल का मतलब जो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में कुछ इस बातों को समझाया है। फिर उसके बाद तीन एग्जांपल्स दिए हैं। ये एग्जांपल्स आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, लेकिन पहले मत करिएगा। पहले जो मैं सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन उसे देख लीजिए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा एग्जांपल है। तीन एग्जांपल्स है जो आपको जरूर करने हैं, लेकिन पहले आपको मैं ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इन तीनों क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो एग्जांपल भी आपसे आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस। पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर से बताता है, क्या बताता है, वो बताता है अपनी डॉटर को कि 7 years ago I was 7 times as old as you were। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। 7 times मतलब कि 7 गुना। ऑल्सो 3 years from now, और कहता है कि आज से 3 साल बाद, यानी कि 3 year later, आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you, यानी कि मैं जो हूं तुमसे 3 गुना रह जाऊंगा। यानी कि 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल बाद 3 गुना रह जाएगा। अब ये बात ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अभी मैं करके दिखाऊंगा इसकी सिचुएशन को। अच्छा, आगे कहता है यहां पर रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आज मैं आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली पहला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अगर आपको आता है तो आप खुद से करें और फिर मेरे से अपने आंसर को मैच करें। अगर नहीं आता है तो बहुत केयरफुली मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, जो मैं बताता जाऊंगा वो करते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इसको जनरली समझाता हूं, ये लिखा क्या हुआ है, ये स्टेटमेंट क्या लिखी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट से बहुत डर लगता है। जैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं वो कहते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तो डरेंगे ही, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें लगता है इतनी सारी इंग्लिश का मतलब कैसे निकालेंगे। तो मैं बता देता हूं, मैथ्स में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है। मैथ्स में आपको सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड्स आने चाहिए। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक बताता हूं सिचुएशन क्या हो सकती है। ये आपके सामने है आफ्ताब और ये है उसकी डॉटर। ठीक है ना, ये उसकी डॉटर है। आफ्ताब और उसकी एक डॉटर है। ये दोनों जने आपके सामने हैं। इसका नाम आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है ना। अब आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा है, क्या कहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था। आज की एज यानी प्रेजेंट एज हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि आफ्ताब आज कितने साल का है, उसकी डॉटर आज कितने साल की है। तो हम क्या करेंगे, हम एक को x और एक को y मान लेंगे।
अगर हमने कहा कि आफताब की एज x है और उसकी डॉटर की एज y है, ये प्रेजेंट एज, आज के जमाने में एज, आज के समय में एज, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इन दोनों की एज कम हो गई होगी। आप सोचिए कि अगर सपोज कर लेते हैं यहां पर एक संख्या रख के, है ना, अगर मान लीजिए उसकी डॉटर की आज एज 10 साल है, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इससे आंसर नहीं आने वाला, आंसर तो एक्स वाई से आएगा। अगर आज उसकी एज, उसकी डॉटर की 10 साल है और उसके फादर की एज मान लेते हैं 28 साल है, इन दोनों की एज ये है, तो 7 साल पहले क्या हुआ होगा? 7 साल पहले इसकी डॉटर की एज जो है, वो डॉटर की एज हुई होगी 3 साल। भाई 7 साल कम कर दीजिए। उसके फादर की एज यानी आफताब की एज जो है वो कितनी रही होगी? उसकी 7 साल कम कर देंगे तो 21 साल। ये फादर की एज है यानी कि आफताब की एज, ठीक है ना। आफताब की एज 21 रही होगी और डॉटर की 3 साल रही होगी। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? उसका फादर अपनी डॉटर से कितना बड़ा है? 7 गुना। 7 गुना मतलब कि उसकी डॉटर की एज में 7 से गुना कर दीजिए तो उसके फादर की एज के बराबर आ जाती है। यस, उसकी बात सही है। अब वो कहता है कि 3 साल बाद, तो अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो उसके फादर की एज भी बड़ी होगी और डॉटर की एज भी बड़ी होगी। डॉटर की एज 3 साल बाद 13 की हो गई होगी और फादर की जो एज है वो 3 साल बाद, अगर मैं कहूं आफताब की एज, वो हो गई होगी 31 साल। अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन बनता है। इसने कहा है वो 3 गुना रह जाएगा, लेकिन हमारा 3 गुना नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? रीजन क्या है? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रख ली। अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रख लेंगे तो क्या हमारा आंसर उसकी शर्तों के अनुसार फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हम ये संख्या तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि आज की डेट में उसकी डॉटर जो है या आफताब जो है उनकी एज क्या है। उस सिचुएशन का तो पता नहीं है। तो हम क्या मानेंगे इसमें? एक्स और वाई। अब x और y तो मान लिया। 7 साल पहले की अगर बात करेंगे तो आफताब की एज x माइनस का 7 हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज y माइनस का 7 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूं 3 साल बाद, तो आफताब की एज जो है x प्लस का 3 हो जाएगी और उसकी डॉटर की एज जो है वो y प्लस 3 हो जाएगी। ये सिचुएशन आपके सामने बनती है और ये बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा है। अब इनके बीच में एक रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन है, वो रिलेशन को ही हम जस्टिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब इसको हम प्रॉपर करने वाले हैं। कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रॉपर करके लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। आप प्रॉपर करेंगे और पूरा क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। उसके बाद के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले पहला क्वेश्चन करिए। तो यहां पर लिखना है आपको लेट। अब आपकी मर्जी है, आप आफताब को एक्स माने या फिर उसकी डॉटर को एक्स माने। फिलहाल आफताब से कंपैरिजन हो रहा है तो लेट कर लेंगे द एज ऑफ आफताब या आफताब्स एज, आफताब्स एज या आफताब्स प्रेजेंट एज, है ना, आज के टाइम पे एज, प्रेजेंट एज। यानी कि आफताब की प्रेजेंट एज जो है वो मान लेंगे हम एक्स ईयर। कितने ईयर मान लिया? एक्स ईयर। और हिज डॉटर्स एज, his daughter age is equal to, या his daughter's present age भी लिख सकते हो, ओके। प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर, यानी कि x ईयर और y ईयर हम जनरली x और y से ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यहां पर आपको 2 वेरिएबल लेने हैं तो 2 वेरिएबल जनरली तो x और y लेंगे, अदरवाइज आप a b भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो x और y मैंने एज मान ली। अब उसके बाद आप लिखिए, आपको यहां पर क्या कहता है? आपको कहता है 7 इयर्स एगो। आप लिखिए 7 इयर्स एगो, 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले क्या स्थिति रही होगी? 7 साल पहले आफताब की जो एज है वो 7 साल कम हो गई होगी, उसकी डॉटर की जो एज है वो भी 7 साल कम हो गई होगी। इस तरीके से दोनों की 7 साल जो है वो एज कम हो गई है। आफताब की भी 7 साल कम हो गई है और उसकी डॉटर की भी कम हो गई है। अब इसने कहा है 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू आर, यानी कि जितनी उसकी डॉटर है उससे 7 गुना उसका फादर है। अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, बहुत गौर से समझना, अगर मैं दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना होगा? ये उसके फादर की एज है, ये डॉटर की एज है। फादर ऑलरेडी 7 साल बड़ा है, 7 साल नहीं 7 गुना बड़ा है। अगर फादर 7 गुना बड़ा है और मैं फिर से इसमें 7 से गुना करा दूं तो क्या ये इक्वल होगा?
आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, अगर मैं कहूं उसके फादर की एज 21 साल है और उसकी डॉटर की एज 3 साल है, 7 साल पहले इतनी है, तो अब यहां पर मेरे को इक्वल का निशान लगाना है। और सिचुएशन ये है कि जो उसका फादर है वो ये कह रहा है अपनी डॉटर से कि मैं तुमसे, मैं मतलब कि ये फादर जो है अपनी डॉटर से 7 साल बड़ा है। अगर 7 साल नहीं, 7 गुना, फादर जो है अपनी डॉटर से 7 गुना बड़ा है, 7 गुना। तो अगर मैं यहां पर 7 से गुना कर दूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, कभी इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यानी कि एक बात आप बहुत अच्छे से सीख जाइए कि अगर ये कहे कि फादर 7 गुना बड़ा है तो हम डॉटर में 7 से गुना कर देंगे ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। अब यहां पर देखिए, आप इसे हटा दीजिए, तो अब देखिए जरा, अब ये इक्वल कंडीशन हो गई। तो इक्वेट करने के लिए जो ये कहता है उसकी बात नहीं माननी, जिससे ये कंपैरिजन कर रहा है आप उसी के साथ वो काम कर देंगे। 7 गुना कहता है, 7 साल बड़ा कहता है या कम कहता है, जो कहेगा सामने वाले के साथ करेंगे। तो यहां पर ये फादर की एज, ये डॉटर की एज, देखो दोनों इक्वल होगा, 7 या 21। तो ये मैंने प्रैक्टिकली एक संख्या के साथ करके दिखाया। बट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कॉपी पे, आपको कहता है फादर ये है, फादर की एज ये है, 7 साल पहले फादर की एज ये है, आपको कहता है ये पहले से ही 7 गुना है, तो हम इधर 7 से गुना करा देंगे ताकि दोनों इक्वल आ जाए। या फिर इधर 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना, इसे बटे में ले आए तो डिवाइड में। लेकिन आप डिवाइड करेंगे तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कह रहा है मल्टीप्लीकेशन, आप कर रहे हो डिवाइड, तो इसलिए आपको मल्टीप्लीकेशन कह रहा है तो मल्टीप्लाई ही करानी है, लेकिन सामने वाले के साथ, ताकि दोनों इक्वल आ जाए। अब इससे एक इक्वेशन बनेगी, बना लेते हैं। x माइनस का 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7y माइनस का 49। बहुत सिंपल है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे लेफ्ट में लेके आएंगे। लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस का, देखो ये आपका 7y पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव बना दीजिए 7y। और उसके बाद ये माइनस का 49 है, माइनस का 49 है तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा। यहां पहले से ही माइनस का 7 है, माइनस का 7 प्लस का 49, आंसर आ जाएगा कितना, ये जब सॉल्व करेंगे 42 प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सीधी सीधी बात बोली गई है आपको, वही बात आपको लिखनी है। अभी फिलहाल दूसरी सिचुएशन के पास चलते हैं। 7 years एगो तो इसने बोल दिया था, अब कहता है 3 years hence, यानी कि आज से 3 साल बाद, है ना, 3 years from now, या लिख सकते हैं 3 years आफ्टर, यानी 3 साल बाद, 7 years बिफोर, 3 years आफ्टर। तो 3 साल बाद क्या होगा जरा सोचिए, 3 साल बाद जो आफताब की आज जो एज है उसमें 3 साल उसकी एज बढ़ जाएगी। देखो समय जो है एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ ही जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मैं कहता हूं कि आपकी एज, अगर आप अपने आप को कंसीडर करें, आपकी एज इस समय 15 साल है, तो 3 साल बाद आपकी एज 18 साल हो जाएगी। और अगर आपके पिताजी की एज मान लीजिए 40 साल है, तो 3 साल बाद 43 के वो भी हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वली प्लस होंगे। ऐसा नहीं कि वो बड़े हैं तो वो जल्दी ज्यादा बढ़ जाएंगे और आप छोटे हैं तो आप कम कम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों इक्वली बढ़ेंगे। तो ये बात याद रखना, 3 years आफ्टर आफताब की एज जो है वो भी बढ़ेगी, यानी कि x प्लस 3 हो जाएगी, और उसकी डॉटर की एज भी बढ़ेगी, y प्लस 3 हो जाएगी। देखो कितना सिंपल है, दोनों के दोनों की एज बढ़ गई। अब इसने कहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। आई का मतलब आफताब अपने आप को बोल रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, तो यानी कि आफताब 3 गुना हो जाएगा। अब तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये आफताब की एज है, ये उसकी डॉटर की एज है। आफताब को 3 गुना कह रहा है कि हो जाएगा, आफताब ऑलरेडी 3 गुना है अपनी डॉटर से, आफताब तो बड़ा होगा ना। तो अगर आफताब 3 टाइम्स है तो मेरे को इक्वल करने के लिए किस में 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, उसकी डॉटर की एज में, ताकि दोनों के दोनों बराबर हो जाए। समझ में आया? कभी एज बराबर नहीं होती, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशंस बन जाए, इक्वेशन का मतलब इक्वल सिचुएशन, ये बराबर का निशान लग जाए ताकि हम इसे सॉल्व कर सके, इसलिए हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ा। ओके, तो फिलहाल हमने लिखा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3y प्लस का 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 9। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप 3y को लेफ्ट में ले आइए, तो x ये हो जाएगा आपके पास x, और माइनस का 3y, और 9 को भी लेफ्ट में ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव का था, 9 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो आपके सामने दो इक्वेशंस बन चुकी हैं।
और मैंने कहा था जैसे ही दो इक्वेशंस बन जाए आपका आधा काम हो गया। आपको ये कह रहा था कि इसे एल्जेब्रिकली आप रिप्रेजेंट करो, तो ये एल्जेब्रिकल इक्वेशन है। अब आपको इसे ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफ कैसे बनता है मैं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में करा रहा हूं। अगले दो क्वेश्चन में ग्राफ आपका होमवर्क होगा, तो तसल्ली से और ढंग से देखिएगा, ठीक है, कि ग्राफ बनता कैसे है। ये देखिए, ये मैं इन दोनों इक्वेशंस का यहां पर ग्राफ बना देता हूं। देखिए, ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखता हूं, तरीके से सीखिएगा, बहुत आसान है, आपको चीजें समझ में आएंगी, बस सीखना आपको तरीके से होगा। पहले आपको ग्राफ बनाते वक्त क्या करना है, पहले आपको पहली इक्वेशन लिखनी है x माइनस का 7y, और आपको ये 42 दे रखा है जो पॉजिटिव का है। आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 42 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई कठिन काम नहीं है। दूसरी इक्वेशन के साथ भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं। मैं लिखूंगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। अब इज इक्वल टू 6 कैसे आया, ये माइनस का 6 था, राइट साइड में चला गया तो प्लस का 6 हो गया। अब चाहें तो इसे राइट साइड में ना ले जाके तब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पहले मुझे फॉलो करना चाहिए, मैं कैसे करता हूं वो करना चाहिए, देन उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां पर आपको वैल्यूज रखनी है, तो वैल्यूज रखनी है तो देखिए कैसे रखी जाएगी। वैसे जनरल सी कंडीशन तो ये कहती है कि आप हमेशा हर क्वेश्चन में एक ही काम करें, और वो काम ये है कि आप इस तरीके से आप टेबल बना दें। सबसे पहला काम, टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, देखो पहली क्वेश्चन के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में आप x की जगह पर पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 रखिए। तो अगर x की जगह पर 0 रख देंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। देखो ये तो 0 है, ये तो हट ही जाएगा, माइनस का 7 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे तो पहले हटा देते हैं, ये लो जी हटा दिया। अब माइनस का 7y को डिवाइड में लेके आएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस का 42 अपॉन में माइनस का 7, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 6। तो आपने क्या किया, आपने x की जगह तो 0 रखा था, y की जगह पर 6 आ गया। दूसरे स्टेप में आप पुट करिए, वो करिए y इज इक्वल टू 0। देखो जनरली तो आपको यही करना होगा, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक बार x 0 ले लें, एक बार y 0 ले लें, ये सबसे बेटर तरीका मान के चलो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इतनी एक्सट्रीम वैल्यू आती है कि यहां पर थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, तो बच्चे कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, मतलब पहले आपने 0 लिखा, फिर आप x की जगह 1 लिख लो, फिर x की जगह 2 लिख लो, फिर x की जगह 3 लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, ग्राफ तो सेम ही बनेगा। तो अभी फिलहाल आप इतनी कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना आपको जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करेंगे। आपको कहा मैंने y की जगह 0 रखो, यहां पर y की जगह 0 रखने का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा 0 रख दो, है ना। तो आप रख के देखते हैं, इस पूरी इक्वेशन में रखने वाले हैं हम y की जगह पर 0। देखो पहले तो हम x को कॉपी करेंगे, ये रहा x, फिर माइनस 7 को कॉपी करेंगे, ये रहा 7, फिर ब्रैकेट, फिर y की जगह पर क्या लिखने को कहा गया है, 0 रखने को कहा गया है, इज इक्वल टू माइनस का 42। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 ही हो गया, माइनस का 42। अब देखो ये एक एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि माइनस का 42 और 6 बीच में बहुत गैप है, लेकिन फिर भी आप अगर 0 और 0 रखेंगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत प्रॉपर तरीके से होगा, इसलिए ये जरूर रखिएगा, ये बेहतर तरीका है। हालांकि आप चाहें तो 1 2 3 आपको छोटी इक्वेशंस बनाने के लिए कुछ भी रख सकते हो। जैसे अगर y की जगह पर आप 1 लिख लेते तो आपके पास आता 7 एकम 7, और 7 घटा देते इसमें से तो 35 आता, 2 रख देते तो 7 दूनी 14, 14 घटाते इसमें से तो कुछ 28 के आसपास आता। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और सबसे आंसर सेम है। अभी फिलहाल शुरुआत का क्वेश्चन है, आगे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने 0 0 रख दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो इस वाले पार्ट में क्या करना है, सेम वही काम मैं इसमें करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है एक ही चीज बार बार रखो, एक ही चीज बार बार रखोगे तो आपको क्या चीजें याद हो जाएंगी और एक्यूरेट हो जाएंगी। जब चीजें याद हो जाती है तो एक्यूरेट होती हैं। x इज इक्वल टू 0 रखिए, 0 रखेंगे यहां पर तो हो जाएगा 0 माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 ही हो गया, 3 को डिवाइड में लेके आएंगे, इस 0 को हटा देते हैं पहले तो, फिर उसके बाद 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में माइनस का 3, एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, वो आ गया आपके पास माइनस का 2, है ना। 3 दूनी 6 होते हैं, आपको अगर नहीं आता है सॉल्व करना तो सीखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ओके, ये सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर माइनस का 2 आया। अब की बार पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। अब की बार y यानी यहां 0 रख देंगे तो x माइनस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। इजी है ना। अब आप क्या करेंगे, x और ये तो पूरी संख्या 0 हो गई, इज इक्वल टू 6।
x इज इक्वल टू 6। तो y की जगह पर 0 रखा था और x की जगह पर कितना आ गया, x की जगह पर 6 आ गया। ये दो वैल्यूज आपके सामने आ गई। आपने इन दोनों वैल्यूज को यानी कि ये दोनों की दोनों टेबल से अब बनाना है आपको ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं। देखिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा यहाँ। यस, मैं यहां पर इसको बना के दिखाऊंगा तो आप तरीके से देखिएगा। ये ग्राफ के लिए जगह है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो ग्राफ के लिए एक काम करूंगा, मुझे एक्सिस बनाना होगा। तो ये बनाऊंगा मैं एक्सिस कुछ इस तरीके से। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ओके, और ये बनेगा मेरा वाई एक्सिस। ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये बन गया मेरा वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस मैंने बना दी। ओके, अब इन दोनों एक्सिस को बनाने के बाद मेरे को ये दोनों की दोनों लाइन एक जगह पर कट करती हुई मिलती है। इसके लिए ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में और आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना चाहिए ये, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो ये आपके पास ओरिजिन, राइट साइड में पॉजिटिव ऑफ एक्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव ऑफ एक्स, अप साइड में पॉजिटिव ऑफ वाई और लोअर साइड में नेगेटिव ऑफ वाई। अब आपको ये वैल्यूज रखनी है। ये वैल्यूज कैसे रखनी है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले मैं क्या करता हूं, इसके नंबर्स रख लेता हूं। देखो, हालांकि ग्राफ पेपर तो सीधा सीधा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, जितनी जगह हो उतने कट पर आप निशान लगा दीजिए। नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहे तो लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6। लेकिन मैं नंबर नहीं लिखता हूं तो आप भी नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर लिखे बगैर भी आप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करना है मैं तरीका बता दूंगा। सीधा सीधा 0 से काउंट करना शुरू कर देना है। हर तरफ 1 2 3 4 ही है ना। कहां नेगेटिव कहां पॉजिटिव वो इंडिकेशन हमें यहां से मिलता है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऊपर लेफ्ट में नेगेटिव और नीचे नेगेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से समझना, पहला पॉइंट है ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। देखो आपको चलना कैसे, बहुत सिंपल है। आपको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलना है। पहले आपको आ जाना है सीधा सीधा, आपको ओरिजिन पे आ जाना है। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है। अब यहां से एक कदम चलना है, 2 कदम चलना है, कितना कदम चलना है, कहते हैं 6 कदम चलना है y की साइड। अब y की साइड 6 कदम तो चल जाएंगे, y ऊपर है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पर जब 42 कहेगा तो 42 तक की तो हमारे पास जगह ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग लगाएंगे। हम दिमाग ये लगाएंगे कि 42 है और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जगह जो ग्राफ पे है वो 6 या 7 है। तो मैं 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। कितने कितने का डिफरेंस लूंगा मैं 5 का डिफरेंस ले सकता हूँ, 6 का ले सकता हूँ, मैं कितने का भी डिफरेंस ले सकता हूँ। तो अगर मैं 6 का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को लगता है कि बराबर आ जाएगा, इतने ग्राफ पे कवर हो जाएगा। वैसे 10 तक की लाइन होगी तो 5 का डिफरेंस ले लेना। तो 6 का डिफरेंस मतलब कि मेरे को अब लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 6 लिखूंगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 लिखूंगा, 6 तिया 18 लिखूंगा, 6 चौक 24 लिखूंगा और 6 चौक 24, 6 पंजे 30 लिखूंगा, 6 छिंग 36 लिखूंगा, 6 सत्ते 42 लिखूंगा। ये देखो मैंने नंबर्स लिख दिए, है ना। 42 तक तो हमें जाना पड़ेगा ना। अब जैसे यहाँ पर 42 तक गया है, लेफ्ट में भी आ जाइए, यहाँ आ जाएगा -6, -12, -18, -24, -30, -36 और थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है तो हम यहाँ पर इसे बढ़ा देते हैं। इसे हम यहां से हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये संख्या आ जाएगी आपके पास, ये एक्स डैश था, ये आ जाएगा -36 और -42, यहाँ आ जाएगा 42, -42 इधर आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ऐसे ही ऊपर की तरफ आएगा 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा -6, -12, -18, -30, है ना। ऐसे आता है, ठीक है। फिलहाल जो है हमें करना क्या है, हमें करना है पहला पॉइंट क्या दे रखा है, x बराबर 0 y बराबर 6। x बराबर 0 ये था, y बराबर 6 कहां मिलेगा भाई, y है तो ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है, हमें तो पॉजिटिव का y चाहिए। तो हम ऊपर जाएंगे और यहां पर एक पॉइंट बना देंगे। ये पहला पॉइंट है, ये कोई पॉइंट नहीं है, आपका ध्यान रखना। पहला पॉइंट ये बना, है ना। और इसका नाम रख देंगे a पॉइंट और इसका नाम रखेंगे x बराबर 0 y बराबर 6।
ओके। उसके बाद कहता है x बराबर में आपके सामने -42 और y बराबर 0। तो x बराबर -42 कहाँ मिलेगा भाई? हम यहाँ ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े होके हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि x की वैल्यू माइनस में तो लेफ्ट में मिलेगी, और लेफ्ट में मिलेगी तो कहां पर -42 मिलेगा? ये रहा -42। अब आपको क्या करना है, ये दोनों लाइंस को आपको मिला देना है सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। तो मैं इन दोनों लाइन को देखो कैसे मिलाऊंगा, सीधा सीधा इस लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट के साथ आप फुट्टा रखेंगे और ये मिला के आगे बढ़ा देंगे, ये सीधा सीधा आगे बढ़ गया। ठीक है ना, ग्राफ पेपर है, बिल्कुल अलग से बनाना है आपको, और तरीका बता दिया। गैप कैसे लेना है वो मैंने बता दिया। अपनी कन्वीनियंट के अनुसार 1 2 3 4 का गैप लो, 2 2 का गैप लो, 3 3 का। मैंने 6 6 का लिया है क्योंकि 6 6 का लेने पर यहाँ 42 आया। अगर 1 1 का लेता तो पता नहीं कहाँ जाता। तो ये अपनी कन्वीनियंट के अनुसार लेना है आपको कि गैप क्या लेना है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको? x बराबर 0 y बराबर -2। तो x बराबर 0 y बराबर -2 कहाँ मिलेगा भाई? नीचे मिलेगा भाई माइनस का। तो माइनस का 2 कहाँ मिलेगा? ये 6 है ना, इसके 3 हिस्से कर दो, 2 2 2 और 2 4 2 6, यानी कि यहां मिलेगा। उसके बाद x बराबर 6 और y बराबर 0। तो x बराबर 6 ये रहा, पॉजिटिव का राइट साइड में देखो ना, पॉजिटिव तो इधर मिलेगा, और 0 कहाँ मिलेगा? ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। y बराबर 0 तो यही का ये रुक जाएगा। तो आप इसे भी ऐसे करके मैच करेंगे और इससे आगे बढ़। बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है, आपको क्लियर भी हो रहा होगा। नीचे वाली इक्वेशन का नाम जरूर लिखेंगे। इक्वेशन का नाम है x माइनस का 7y बराबर -42। ऊपर वाली इक्वेशन का नाम x माइनस का 3y बराबर में 6। इक्वेशंस के नाम जरूर लिखने हैं। और आपको यहां पर एक पॉइंट मिलता हुआ दिख रहा है, वो है आपके सामने सॉल्यूशन। लेकिन इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन नहीं पूछा है, अदरवाइज ये वैल्यू भी पूछी जाती तो इसे निकालते। अभी फिलहाल नहीं पूछा है। निकालते कैसे देखो, अगर ये पूछ ले आपसे वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहां पर आप ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां पर आप ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर डालने के बाद आप बिल्कुल परपेंडिकुलर देखेंगे, आप देखेंगे x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहां पर मिलेगी। y की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहां पर मिलेगी। अब यहां पर जो मैंने अभी लगाया निशान, अभी वो 24 के थोड़ा सा पीछे हो सकती है ना, थोड़ा सा पीछे। अब कितनी होगी तो मुझे नहीं पता। यहां पर 12 पे जाएगी जरूरी थोड़ी, क्योंकि मेरा ग्राफ तो उल्टा सीधा बना हुआ है। तो आपको ये वैल्यूज चाहिए कि भाई यहां पर x की और y की वैल्यूज क्या होगी, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, x की और y की वैल्यूज। तो उसके लिए आपको तरीका बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि कैसे इक्वेशन को ग्राफिकली बनाते हैं। ग्राफिकली ये रहा, दो ग्राफ बनाए, और सॉरी एल्जेब्रिकली, और कैसे उस एल्जेब्रिकली इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली बनाते हैं। ये दो बातें पता लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या दे रखा है। आगे पहले हम देख लेते हैं इसमें। हमारे सामने जो दे रखा है, एक तो पूछता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बस रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा था, और इसमें आंसर निकालने के लिए नहीं कह रहा है। अगर आंसर निकालने के लिए कहता तो हम उसे निकालते। कैसे निकालेंगे वो आगे की एक्सरसाइजेज में बोला गया है, इसलिए अभी आप आंसर मत निकालिए कि कितनी आफ्ताब की एज है, कितनी डॉटर की एज है, मत निकालिए। अगर ये आंसर देता है इस टाइप से कि हाँ भाई आफ्ताब की और डॉटर की एज भी दे रखी है, तो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए गए जो आगे की एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कैसे हुआ है आपने मेरे साथ साथ किया होगा। अगर आपने साथ साथ किया है और बात समझी है, बहुत अच्छा। अगर नहीं समझी है, इस वीडियो को दोबारा से देखो, बात बिल्कुल समझ में आएगी और बिल्कुल तरीके से समझ में आएगी। अभी मैं आपको करा रहा हूं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। सारे क्वेश्चंस में मैं इक्वेशंस बना दूंगा, तो दो क्वेश्चंस बचे हैं, इक्वेशंस मैं बताऊंगा और उसको एल्जेब्रिकली मैं बताऊंगा, तो ग्राफिकली आपको करना। नहीं आएगा ग्राफ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो बाय करता है, क्या खरीदता है? वो 3 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, और कितने रुपए में खरीदता है? 3,900 रुपए। 3 बैट और 6 बॉल। अब ये कोच की जगह पर आप अपने आप को सोच के चलिए। ये सोचिए कि आप दुकान पे गए और दुकान पे जाके आपने दुकानदार से कहा कि आप मुझे 3 बैट और 6 बॉल दे दीजिए। दुकानदार ने कहा टोटल पैसे हुए 3,900 रुपए। तो आपको ये तो पूछना बनेगा ना कि भाई एक बॉल कितने की है और एक बैट कितने का है, एक बैट और एक बॉल। जब तक ये नहीं पूछोगे तो आप कैसे निकाल लोगे उसे? तो आपको ये बात नहीं पता है। आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिए। लिखिए लेट the cost of one bat is equal to rupees x, the cost of one
बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये बिल्कुल सिंपल है। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा 3 बैट खरीदे गए, तो 3x। 3x क्यों? क्योंकि बैट 3 है और एक की कॉस्ट जो है वो x रुपीज है। मान लीजिए आप बैट खरीद के लेके आए और वो एक बैट जो है 1000 रुपए का है। मान लीजिए 1000 रुपए का एक बैट है। अगर एक बैट 1000 रुपए का है बेटा, तो आपको कहा गया 3 बैट खरीदिए, तो बताइए कितने रुपए के होंगे? तो आप कहेंगे सर एक बैट 1000 का है, तो 3 गुणा में 1000 यानी कि 3 बैट 3000 रुपए के हो जाए। बहुत सिंपल है। जब आपको किसी भी वैल्यू किसी भी चीज की एक की वैल्यू पता है, एक का मूल्य पता है, तो आप बाकी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करा के। फिर उसके बाद प्लस करिए। एक बॉल की कीमत कितनी है? वाई रुपीज, और बॉल कितनी खरीदी गई है? 6, तो 6y मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कीमत आ जाएगी इज इक्वल टू 3900। देखो कितने आसानी से आपने इसको एल्जेब्रिकली पहली इक्वेशन बना दी। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या कहता है। कहता है शी बाय अनदर बैट, वो एक और बैट खरीदता है, एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक और बैट खरीदेगा तो उसके लिए x, 1 गुणा x मतलब कि x ही हो गया ना, एक लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का बॉल कितनी खरीदी? 3, तो 3y इज इक्वल टू टोटल पैसे कितने खर्च किए उसने? 1300 रुपए। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, मैंने इसे एल्जेब्रिकली बना दिया है, आप इसे ग्राफिकली खुद से बनाएंगे। आपकी मर्जी है, आप x0 y0 रख के करें तो भी हो जाएगा। गैप आपको 100 का या 1000 का या 500 का या 200 का, जो कंफर्टेबल लगे गैप लीजिए। नहीं समझ में आए तो फिर मेरे से पूछना। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, और फिर फिनिश करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्या कहता है तीसरे क्वेश्चन में? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। देखिए ये है आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ, क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and graphically. बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे let 1 kg of apples is equal to rupees x, 1 kg of grapes इज इक्वल टू रुपीज वाई। ये आपने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स यानी कि y इज इक्वल टू कितने रुपीज का है? 160 का है। उसके बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स 4x प्लस का 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू कितने का है? 300 रुपीज का है। एंड दिस इज द इक्वेशंस। मैंने अलजेब्रिक इक्वेशन बना दी है। आपका होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं। आज का आपका होमवर्क है सेकंड और थर्ड का ग्राफ बनाना, सही से बनाना, और मुझसे चेक करवा लेना कि वो ग्राफ आपका सही है कि उसमें कुछ गलती हुई है। दूसरा होमवर्क ये है आपका कि आप ये 3 एग्जाम्पल्स तक कंप्लीट इक्वेशंस को बनाएंगे, उसकी टेबल्स बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो इसने भी एक बार x0 लिया है, एक बार y0 लिया है। जनरली तो x0 और y0 ही लेना है। जब ये ना हो पाए x0 और y0, तब आप कोई और संख्या ले सकते हो। ग्राफ बनाना बता दिया मैंने आपको, अलजेब्रिक इक्वेशन सोचना बता दिया। आगे के क्वेश्चंस भी होंगे। एक्सरसाइज और चैप्टर बहुत लेंथी है इसमें, तो तसल्ली से करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो अभी फिलहाल 3 क्वेश्चन जितना मैंने बताया है उतने कर लीजिए, और उसके बाद आगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगी। बट ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो आप उलझ जाएंगे अगर इसे प्रॉपर नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ।